नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube परिवार पर। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट पेपर 2 को, जो कि जुलाई 2019 को हुआ था। तो आइए चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको आप शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलते हैं प्रश्नों की ओर। पहला क्वेश्चन हमको दिया हुआ है कि x बराबर y बराबर z बराबर दिया हुआ है। हमसे यहाँ पूछा गया देन HCF ऑफ x y एंड z इज, तो x और y और z का महत्तम समापवर्तक यानी HCF क्या होगा। तो एक बात आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो वीडियो देख रहे हैं, अगर आप क्वेश्चन को कर सकते हैं तो उस वीडियो को पॉज करके उस प्रश्न को कर लीजिए, इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो आइए चलते हैं प्रश्न की ओर। यहाँ पर हमसे XYZ का HCM बोलने की बात कही गई है, तो यहाँ पर हम निकालेंगे HCM ऑफ XYZ। XYZ का HCM निकालना है तो यहाँ पर F होगा। HCF निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे छोटी घात लेनी होगी, और छोटी घात में देखेंगे कि 2 की घात कितनी है, छोटी 2 की घात 2 सबसे घात छोटी है, तो वो ले लेंगे। उसके बाद जो 3 है देखेंगे, 3 पर यहाँ पर सबसे छोटी घात कितनी है, यहाँ पर भी 3 की घात सबसे छोटी कौन सी है, 2, उसको ले लिया। फिर 5 की सबसे छोटी घात ले लेंगे, वो भी 2 है, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, तो इसकी भी 2 ले ली। और उसके बाद 7 की सबसे छोटी घात 3 3 5, यानी 3 ही सबसे छोटी घात है। तो कुल मिलाकर के हमें यहाँ पर सबसे छोटी घात लेनी है, उससे हमारा HCF निकल जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो कि किसी भी संख्या को पूर्णतः विभाजित कर देती है। तो यहाँ पर हमें अब देखेंगे विकल्प आपको इस प्रकार से नहीं दिया है जिस प्रकार से हमारा उत्तर निकल करके आया है, तो यहाँ पर हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप देखेंगे कि 2 3 और जो 5 है उन सब पर घात समान है, तो उसको हमने अंतर कर लिया और घात उसके ऊपर लगा दी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 30 हो जाएगा, और उसकी घात 2 और ये 7 की घात 3। तो यहाँ पर हमारा विकल्प देखेंगे कि पहला वाला जो विकल्प है वो मैच कर रहा है, तो वही वाला हमारा आंसर हो जाएगा। अगर LCM कहता तो यहाँ पर सबसे बड़ी घात लेते, HCF कहा है इसलिए हमने यहाँ पर सबसे छोटी घात ली है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे सीटेट में पूछे जाते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में दिया हुआ है कि 52, ये दिया हुआ है 52 272। अब हमें यहाँ पर इससे पहले क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड के रूप में तोड़ना पड़ेगा, वो भी कैसे, अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड पहले इसके कर लेते हैं, तो पहले हमने 2 से। अब इस प्रकार से जब भी आपको काटने का नंबर आए तब आपको यहाँ पर काटेंगे यानी गुणनखंड करेंगे, सबसे छोटी संख्या से स्टार्ट करेंगे, किसी बड़ी संख्या से पहले मत काट देना, उसमें आपसे गलती हो सकती है। तो यहाँ पर 2 दूनी 4 हो गया, 1 बच गया 12 हो गया, तो 2 छक्के 12। फिर यहाँ पर 1 आ गया, 2 3 6, और फिर 1 बच गया, 2 छक्के 12 हो गया। फिर यहाँ से काटेंगे 2 से, क्योंकि जब तक सम रहेगी तब तक 2 से कटती रहेगी। फिलहाल मुझे ये बताने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो ये आ जाएगा 3, और यहाँ पर 0, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 8 आ जाएगा। उसके बाद 2 से काटेंगे तो ये 6 आ जाएगा, ये 5 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 3 आएगा, ये 2 आएगा, ये 6 आएगा, ये 7 आएगा। और काटेंगे तो अब 3 से कटना क्योंकि विषम हो गई है, तो 1 आएगा, 0 आएगा, 3 8 24, 3 9 27। और काटेंगे इसको 3 से तो 3 3 9 हो जाएगा, 3 3 9, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा 9। कितना आ जाएगा, यहाँ पर 9 आएगा, और जो 9 आएगा तो 3 6 18 हो जाएगा, और 3 3 9 हो जाएगा। फिर काटेंगे तो 1 2 1 आ जाएगा, और अब कटेगा सीधा 11 से, 11 1 11। तो इस प्रकार हमने फैक्टर कर लिए। अब फैक्टर कर लिए हैं तो अब बिल्कुल आसान हो जाएगा। अब आप देखेंगे कितने हैं, पहले देखेंगे p², उसको तोड़ करके p² के बराबर किया गया है ना, तो p² क्यूब और r की पावर 4 है। तो यहाँ पर हम घात के घटते बढ़ते क्रम में लिखेंगे, तो p की घात कितनी, 2 है। तो देखेंगे 2 क्यों आया है, 2 कितनी बार आया है,
11 जो है 2 बार आया है, यानी यहाँ हो जाएगा 11 की घात 2। फिर घात कितनी है, यहाँ पर देखेंगे 3 है, तो 3 कितनी बार देखो तो 3 कौन आया है, 3 बार 3 आया है, तो 3 लेंगे तो ये हो जाएगा 3 की घात 3 हो जाएगा। और उसके बाद कौन है, घात 4 है, तो घात 4 मतलब 4 कितनी बार आया है, 2 जो है वो 4 बार आया है, तो 2 की घात 4 हो गया। तो आपको घात ज़रूर ध्यान रखना है कि ऑर्डर आगे पीछे कर दीजिए और मैच करवा दीजिए। तो यहाँ पर मैंने जैसे मैंने 11 पीछे लिख देता तो आर की वैल्यू 11 आ जाती, जबकि पी की वैल्यू 11 थी। तो यहाँ पर ये ऑर्डर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर प्रश्न आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर आप देख लेंगे, मैच करवा लेंगे, तो पी की वैल्यू कितनी आ गई, 11 आ गई। क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, ये हमारे पास 3 आ गई, और आर की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। अब यही वैल्यू उठा करके जो मान कहा रहा इसमें रख देंगे, तो यहाँ पर 2p प्लस का क्यू माइनस का आर। तो अब यहाँ पर करेंगे तो 2p की वैल्यू हमारे पास 11 है, और प्लस क्यू की वैल्यू 3 है, और 2 आर की वैल्यू 2 है। तो 11 दूना 22, 3 25, और उसमें 2 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। तो 23 हमारा विकल्प जो 3 है उसमें मैच कर रहा है, तो वही आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न आपका आसान था, लेकिन यहाँ पर फैक्टर करना था, बस इतना ही कैलकुलेशन आपको ज़्यादा करना था। आइए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, यदि 7 अंकों वाली संख्या 72 से विभाज्य है तो 2x + y का मान ज्ञात कीजिए। तो पहली बात तो आप देखेंगे कि संख्या कितनी है, संख्या है 1 3 4 x 5 8 और y। अब इसको डिवाइड करना है किससे, इसको डिवाइड करना है 72 से, और 72 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 × 8, क्योंकि 9 × 8 9 8 72 होता है। तो 8 से विभाज्यता का पहले रूल लगा लेते हैं हम, जिससे हमें y की वैल्यू पता चल जाएगी। तो 8 से विभाज्यता का नियम होता है कि किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक अगर 8 से कटते हैं तो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कितना है, ये 5 है हमारे पास, 8 है और y है। अगर इसको हम 8 से विभाजित करके देखते हैं तो कितना हो जाएगा, अब हो जाएगा 8 × 7 = 56, 56 हो गया। कितना बचा, 58 था, 56 निकल गया, 2 बचा। अब यहाँ बचा कितना है, 2 है, तो y की जगह पर कितना रखें कि 8 से कट जाए, तो 2 है बचा था, और y की जगह पर अगर हम 4 रख देते हैं तो 8 तरीके कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 8 तरीके 24, 3 बार में पूरा कट जाएगा। तो अगर y की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से y की वैल्यू यहाँ से आ गई 4, क्योंकि 2 बचा था, अगर 4 मिल जाता तो 8 से कट जाता, तो y की वैल्यू 4 हो गई। इसके बाद हम निकालेंगे, अब यहाँ पर देखेंगे कि 1 3 4 x 5 8 और ये 4 हो गया, क्योंकि 4 रखा था तो कट गया। इसके बाद अब इसको 9 से विभाजित करना है, तो अब हमें किसकी मिलेगी वैल्यू, मिल जाएगी इसकी वैल्यू। तो 9 से विभाज्यता का नियम कहता है कि सबको जोड़ो, और अगर 9 से कट जाए तो पूरी कट जाएगी। तो देखेंगे कि 5 और 9, भाई 8 और 1 ये जोड़ोगे तो 9 हो जाएगा, कट जाएगा 9 से। फिर ये 5 और 4 जोड़ोगे तो ये भी कट गया। अब यहाँ पर देखा जाए तो अब यहाँ पर देखेंगे तो 3 बचा है, यहाँ पर 4 बचा है, तो 4 3 7, और इसमें क्या करें, इसमें अगर 2 और कर दें तो 9 हो जाएगा। तो यानी अगर 2 और कर दें तो 9 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो यहाँ पर y की वैल्यू 4 आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई। ये उठा करके यहाँ पर पुट कर देते हैं, निकालना है 2x + y का मान, और 2x की वैल्यू 2 हो गई, y का मान 4 हो गया। तो ये आंसर आएगा 4 + 4 यानी हो जाएगा 8। तो विकल्प जो दूसरा है वो हमारा, तीसरा हमारा जो है वही सही आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न आपका आसान था, लेकिन जैसे 72 लिख गया तो 72 से तो आपको आता नहीं कि भाग कर देंगे, तो आपके इसके फैक्टर से गुणा करने हैं। और फैक्टर कैसे करेंगे, फैक्टर ऐसे करेंगे कि उनके सहभाज्य संख्याएं दोनों होनी चाहिए। जैसे कि हमने 72 को तोड़ा है 9 × 8 में। अब आप ये मत करिएगा कि 12 छक्के 72 कर दीजिए, उससे डिवाइड कर दीजिए, तो वो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि वो 12 और 6 एक दूसरे के अभाज्य मतलब सहभाज्य संख्या नहीं है। तो हमें जो भी फैक्टर करेंगे वो सहभाज्य होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे। अब कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पाइथागोरियन ट्रिक नहीं है, यानी कि ट्रिपलेट कौन सा नहीं है। तो 7 24 25 ये होता है, और आपकी ट्रिक भी है, अगर आगे क्या विषम हो
आगे क्या देखो विषम है, 7 है, 7 क्या है विषम है। तो अगर विषम हो तो क्या करेंगे, विषम होगा तो ट्रिक ये है चेक करने की, मैं आपको बता दे रहा हूँ पहली बात तो कि 7 24 25 होता है, 8 15 17 होता है, लेकिन 60 11 60 61 होता है, ना कि 63 है। तो यही ट्रिक हमारा नहीं है, तो जो तीसरा है वही सही आंसर हो जाएगा। और 13 84 85 होता है। लेकिन अब हम आपको ट्रिक बता दे रहे हैं कि ट्रिक क्या है। ट्रिक ये है कि अगर आगे क्या हो, आगे विषम हो, शुरुआत किससे हुई हो, विषम से हुई हो, तो दो पीछे के दोनों को जोड़ेंगे और उसको फिर 7 से भाग कर देंगे। जैसे कि 7 है, उसके बाद कितना है, ये 24 है, और ये कितना है 25 है। तो 24 25 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे और 7 से भाग कर देंगे आगे वाली जो संख्या है उससे, तो 7 ही आ जाएगा। आप देखिएगा तो 25 4 कितना हो जाता है 49 हो जाता है। इसको 7 से भाग करेंगे तो 7 7 49, देखिए 7 आ गया। तो इस प्रकार से अगर वही आ जाए जो आगे हो, वही भाग करने पर आ जाए तो समझ लीजिए कि वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, और ना है तो नहीं है। जैसे कि दूसरे में सम आ गई है, आगे आगे क्या आ गई, सम 8 आ गई है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसका आधा करेंगे, 8 का क्या करेंगे आधा करेंगे, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। फिर 4 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर कितना आ गया 16 आ गया। अब देखेंगे 16 किसका है, 15 और 17 है ना दूसरे, भाई एक 8 था और ये 15 था और ये 17 था। तो 8 अगर क्या है सम है, तो सम है तो पहले इसका आधा करेंगे, फिर इसका क्या करेंगे वर्ग करेंगे, और वो 16 आ गया। तो अगर देखेंगे 16 आ गया, ये किसके बीच में आ रहा है 15 और 17 के बीच में। अगर 15 और 17 के बीच में आ गया, इसका मतलब कि ये भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो जाएगा। तो ये ट्रिक होती है, विषम अगर आगे हो तो पहले जोड़ेंगे बाद में भाग करेंगे, और आगे सम हो जाए तो पहले आधा करेंगे फिर उसका वर्ग करेंगे, फिर देखेंगे कि वो दोनों के बीच में आती है या नहीं आती है। इसी प्रकार 11 और 63 को देख लीजिए। समय ज़रूर लग रहा है, लेकिन आप इस प्रकार के प्रश्न को आप फ्यूचर में दोबारा गलती शायद ना करें, और आपका समय भी बच जाएगा इन तरीक़ों से अगर सीखेंगे तो। वरना एक एक करके सबको जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपका होता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर करते हैं, फिर बेस का स्क्वायर करो और जो हाइट होती है उसका स्क्वायर करो। मतलब कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस जो ये मतलब के कर लीजिए यहाँ पर के का स्क्वायर भी, और ये ए का स्क्वायर। इस तरीके से आपको बार बार चेक करना पड़ेगा, तो चेक करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। इसी प्रकार से 11 60 61 को देख लीजिए। अगर 11 60 61 होता है, 11 60 61 होता है, तो 11 विषम है तो क्या करेंगे पहले जोड़ेंगे दोनों को, 60 को जोड़ा 61 से और भाग कर दिया 11 से, तो 60 61 कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा। 11 से भाग कर देंगे तो आप देखेंगे कि 11 ही आ जा रहा है। तो ये एक ट्रिक है, इसको आप ध्यान रखेंगे तो इस प्रकार के आप से अगर पाइथागोरस प्रमेय कहेगा तो आप पता लगा लेंगे। आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, उस कोण का माप जिसके संपूरक का माप कोण के पूरक के माप के 4 गुना के बराबर है। यानी संपूरक कितना होता है भाई, आप पहले तो संपूरक जान लीजिए, पूरक और कोटिपूरक जो होते हैं वो जान लीजिए। संपूरक मतलब जिन दो कोणों का योग कितना हो 180 हो। अगर मान लेते हैं कि एक x हो गया तो दूसरा कोण कितना होगा संपूरक में 180 माइनस x होगा, ये होते हैं संपूरक। और कोटिपूरक की बात करें या पूरक की बात करें तो अगर एक x है तो दूसरा कितना हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 90 माइनस x हो जाएगा, ये होता है कोटिपूरक। तो हमसे पूछा गया है कि संपूरक का 4 गुना कोटिपूरक के 4 गुने बराबर है, तो उस कोण का संपूरक कितना हो गया, ये हो गया 180 माइनस एक्स, और कोटिपूरक कितना हो गया 90 माइनस एक्स हो गया। अब जो कोटिपूरक वाला है उसको अगर 4 गुना करोगे तो संपूरक वाले कोण के बराबर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 9 चौको 36 माइनस का 4x हो गया बराबर 180 माइनस का x। यहाँ पर इसको घटा लेंगे, इसको उधर भेज दिया मान लिया तो ये कितना हो जाएगा, ये घटकर 3x हो जाएगा, वो उधर जाएगा तो 180 हो जाएगा। ये करेंगे तो आ जाएगा 60, यानी x का मान कितना आ गया 60 आ गया। तो आप चाहे तो इस तरीके से कर सकते हैं, ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसके अनुसार करेंगे तो ऐसे करेंगे। लेकिन आप इसको विकल्प के सहायता से करेंगे तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिससे आपका समय भी बच जाएगा और आपका लॉजिक भी बढ़ेगा। तो जैसे कि मैं ले लेता हूँ 60, कितना है 60 आया है, तो उसने कहा कि संपूरक कोण का, भाई कोई कोण रहा होगा 60, मैंने मान लिया कि 60 था, विकल्प ले लिया, तो इसका संपूरक कितना होगा, इसका संपूरक होगा 120, क्योंकि संपूरक होता है दोनों का योग 180। तो 60 है और 120 और हो जाए तो कितना हो जाएगा, पूरा 180 अंश हो जाएगा। और अगर यहाँ पर देखें पूरक या कोटिपूरक
तो वो कितना हो जाएगा, 60 का 30 हो जाएगा, क्योंकि कोट पूरक में 90 होता है और सम पूरक में 180 होता है, तो इधर 180 हो गया, इधर 90 हो जाएगा। अब देखेंगे कि ये एक दूसरे के क्या हैं, देख लीजिए आप खुद ही, ये 4 गुना है कि नहीं है। ये 30 का अगर क्या करेंगे, 4 गुना करेंगे तो 120 आ जाएगा। तो इस प्रकार से विकल्प तीसरा माना ऐसे ही सही हो जा रहा है। तो विकल्प से करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, बाकी आपकी मर्जी है, जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ द एंगल्स इन डिग्रीज ऑफ ए ट्रायंगल आर x 3x + 20 एंड 6x द ट्रायंगल मस्ट बी, यानी कि x 3x + 20 और 6x, यहाँ पर एक त्रिभुज के 3 कोण दिए गए हैं। अब हमें बताना है कि ये त्रिभुज कैसा होगा। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो एक कोण x है, दूसरा कोण 3x + 20 है और तीसरा कोण 6x है। तीनों को जोड़ेंगे तो 180 बराबर आएगा। तो 3x 4x और 6 ये हो गया 10x, 20 उधर जा कर के घट जाएगा तो 160 बचेगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी 16, यानी x की वैल्यू 16 आ गई। तो अब हम यहाँ पर कोण निकाल सकते हैं, क्योंकि पहला कितना था, पहला था हमारा x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 16। दूसरा कितना था 3x + 20, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 × 16 = 48, 20 कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा। और तीसरा हमारा 6x है, तीसरा कोण कितना था, देखो 6x है कि नहीं है, तो 6x करेंगे तो 6 × 16 करेंगे, 16 छंग कितना हो जाएगा 96। तो आप देखेंगे कि तीसरा कोण क्या आ गया है, तीसरा कोण 90 से ज़्यादा आ गया है। अगर किसी भी त्रिभुज में एक कोण 90 से ज़्यादा हो जाए तो वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो जाता है, अधिक कोण त्रिभुज हो जाता है। तो पहला वाला ही विकल्प हमारा सही हो जाएगा। मुझे लगता है कि कोई काफ़ी आसान क्वेश्चन था, ऐसे तो आपने बार बार किए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि ABC और DEF में, भाई मान लिया 2 त्रिभुज हमको दे दिए कि ये हो गया ABC, ये हो गया ABC और दूसरा हो गया हमारे पास DEF। अब यहाँ पर देखेंगे कि कोण C और F बराबर दिए हुए हैं और जो AC है वो DF के बराबर हो गई है, और जो दूसरी है हमारे पास BC यानी बेस आधार वाली, वो EF के बराबर है। तो यहाँ पर देखेंगे कि साइड एंगल साइड से हमारी जो सर्वांग समता है वो सिद्ध हो रही, कांग्रुएंस हो रहे हैं दोनों साइड एंगल साइड से, क्योंकि 2 भुजाएं बराबर, एक कोण बराबर। तो फिर सिंपल सी बात है कि दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो इस प्रकार AB जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, DE के बराबर हो जाएगा। तो AB की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2x - 1 है, और यहाँ पर इसकी वैल्यू 5x - 4 है। कांग्रुएंसी आप जानते हैं कि सर्वांगसम जो हो जाते हैं तो फिर तीसरी भुजा भी बराबर हो जाती है। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 3x, 2x उधर जाएगा तो हो जाएगा 3x, और ये इधर आएगा तो 1 उधर जाएगा तो घट करके ये हो जाएगा 3। अब सॉल्व करेंगे तो इसको x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारे पास 1। तो मान हमारा कितना हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। तो विकल्प 1 सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से सर्वांग समता और समरूपता पर आधारित भी सवाल आ सकते हैं। तो समरूपता और सर्वांग समता को आप अच्छे से पढ़कर जाइएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज की एक भुजा 5 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा 10 सेंटीमीटर और इसका परिमाप p सेंटीमीटर है, जहां p एक पूर्णांक है, p के न्यूनतम और अधिकतम संभव मान क्रमशः हैं। तो ये सवाल आप अच्छे से ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा समझने में भी दिक्कत आपको हो ही सकती है और नहीं भी, क्योंकि ऐसे सवाल आपने पहले किए भी हैं, 9-10 में किए होंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने मान लिया कि एक हमारे पास कितना है 10 है, दूसरी कितनी 5 है और तीसरी मालूम है, तो मैंने मान लिया x है। तो त्रिभुज का जो नियम होता है उसमें से एक नियम ये होता है कि त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो आप देखेंगे कि अगर यहाँ पर आप, भाई मान लिया एक x भुजा हो गई और दूसरी भुजा कितनी हो गई 5 हो गई, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, बड़ी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, ये ट्रायंगल का रूल होता है। तो यहाँ पर आप सेटिस्फाई होकर के देखेंगे कि p का मान न्यूनतम कितना हो सकता है। तो आप देखेंगे कि p का मान अगर हम यहाँ पर 4 रखते हैं, सॉरी x का मान, अगर x का मान हम कितना रखें 4 रखें, 4 रखें तो कितना हो जाएगा, 5 4 कितना होगा 9 होगा, 9 होगा कि नहीं होगा। अगर 4 रखेंगे तो 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, जो कि बराबर नहीं, बिल्कुल सही नहीं है,
गलत हो जाएगा। इसके बाद अगर हम 5 भी रखते हैं तो 5 रखेंगे तो भी कितना हो जाएगा, 10 के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ना 4x की वैल्यू हो सकती है और ना x की वैल्यू 5 हो सकती है। तो यानी हम क्या करें, x बराबर अगर हम 6 रख कर देखें तो अगर x बराबर 6 रखेंगे तो 6 और 5 कितना 11 हो जाएगा, और जो कि हो जाएगा 10 से बड़ा। तो ये वाला हो जाएगा सही। तो ये सही हो जाएगी। तो यानी x की वैल्यू अधिकतम कितनी हो जाती है, ये हो सकती है 6। और p आप जानते हैं परिमाप है, तो परिमाप का त्रिभुज का तीनों भुजाओं या जितनी भी भुजाएं सबको जोड़ो तो परिमाप निकलता है। तो परिमाप कैसे निकलेगा, एक 10 थी, दूसरी 5 थी और तीसरी हमने क्या मानी, x मानी। तो परिमाप 10 + 5, क्योंकि हमने जब x की वैल्यू 6 रखी तो नियम जो हो लागू हो गया। तो 10 5 15 और 6 21, यानी कि p का न्यूनतम मान जो होगा वो कितना होगा, 21 हो जाएगा। और 21 हमारे देखेंगे विकल्प 3 में है, तो विकल्प 3 ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो रिपीट करके फिर से आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माना कि आंकड़ों, आपको यहाँ पर आंकड़े दिए हुए हैं तो इनको मैं एक बार लिख लेता हूँ पहले देख करके। अब हमने यहाँ पर इसको लिख लिया है आरोही क्रम में। आप चाहे अवरोही में लिखें चाहे आरोही में लिखें, किसी में भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर माध्यिका आप जानते हैं क्या होता है, मध्य वाली संख्या। तो अगर विषम होंगे तो बीच वाली हो जाएगी, और अगर विषम नहीं होंगे तो दोनों को जोड़ करके, जैसे बीच में 2 आ गई तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर देंगे। तो इस प्रकार से माध्यक या माध्यिका निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कितने टोटल पद हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 टर्म हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं गलती हो गई है। आप देखेंगे 17 कितनी बार है, अब सही हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल पद कितने हैं, टर्म 15 हैं। तो 15 में से यदि 7 इधर जाएंगे और 7 इधर जाएंगे तो आप जोड़ लीजिए, 1 2 3 4 5 6 और ये 7वां। तो यही क्या हो गया, अगर पहले जैसा होता जैसा कि आंकड़ा दिया हुआ है तो माध्यिका x बराबर कितनी हो जाएगी, माध्यिका x बराबर कितना होती, 14 होती। लेकिन इसने कह दिया कि यदि 8 के स्थान पर 18 कर दिया जाए तो आंकड़ों का माध्यक कितना हो गया। अब माध्यक या इसको माध्यिका कहें तो यह 18 जब कर दिया गया तो y हो गई। तो अब पहले क्या था, 8 था, अब इसको हटा देते हैं और इसको क्या कर देते हैं, 18 हो गया तो पीछे आएगी क्रम से। तो आप देखेंगे पद तो अभी भी आपके पास 15 ही है, क्योंकि अब 8 हट गया 18 हो गया है। लेकिन अब यहाँ से खिसक करके कहाँ आ गया है, यहाँ पर आ गया है। तब आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास ये 1 2 3 4 आपके पास माध्यिका कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। जब 15 हो जाएगी तो दोनों को अब जोड़ने की बात कही गई है, तो x और y को जोड़ लेंगे। तो x और y को जोड़ेंगे तो 14 और 15 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 29। तो अब माध्यिका दोनों का योग कितना हो रहा है, 29 हो रहा है। तो विकल्प 3 में हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें आरोही क्रम में लिखना है और फिर माध्यिका लेकर के दोनों को जोड़ देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी थैले में 3 सफ़ेद 2 नीली और 5 गेंदें लाल दी हुई हैं। थैले में से यादृच्छा एक गेंद निकाली जाती है, निकाली गई गेंद लाल रंग की नहीं है, इसकी क्या प्रायिकता है। तो आप देखेंगे कि पहले टोटल है कितना, टोटल आप देखेंगे हमारे पास कितना है, टोटल जो चांसेज हैं कितने हैं, वो हमारे पास 3 2 5 और कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, क्योंकि 3 और 2 और 5 मिलाकर के 10 हो गए। अब ये कह रहा है कि लाल ना हो, तो भाई लाल ना हो तो लाल की कितनी प्रायिकता है, 5 है। भाई थैले में से आप हाथ डाल करके निकालेंगे तो उसमें से पहली वाली लाल निकल सकती है या दूसरी लाल निकल सकती है, तीसरी या चौथी या 5वीं, यानी कि 5 चांसेज हैं कि निकालेंगे तो 5 में से कोई भी लाल गेंद आपके हाथ में आ सकती है। लेकिन अगर लाल ना निकले तो कौन बचेगी, या तो 3 बार में सफ़ेद निकल सकती है या तो 2 बार में नीली निकल सकती है। यानी कि जो प्रोबेबिलिटी होगी P बराबर वो कितनी हो जाएगी, टोटल हमारे पास 10 हैं और 3 सफ़ेद के चांसेस बनेंगे और 2 नीली के, यानी कुल चांसेस कितने हैं, कुल मान संभावित मान 10 हैं और प्राप्त होने वाले मान 5 हैं। तो ये ऊपर रखेंगे और जो टोटल है वो नीचे रखेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो विकल्प जो 4 है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी घनाभ का कुल पृष्ठीय
क्षेत्रफल 194 मीटर स्क्वायर है। यदि इसकी लंबाई 8 मीटर और चौड़ाई 6 मीटर है तो इसका आयतन मीटर क्यूब होना चाहिए था। यहाँ पर स्क्वायर नहीं होगा, क्यूब होगा, क्यूब में है। तो यहाँ पर हमें तो पहले बार सूत्र पता होना चाहिए। अगर सूत्र पता है तभी कर पाएंगे, सूत्र नहीं पता तो हम इन सवालों को कभी भी कर नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुणे लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई और ऊंचाई लंबाई, इनको मिला करके हमारा जो क्षेत्रफल है वो कितना हो जाएगा, 194 आ जाएगा। 2 से कट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 9 18 और 2 14 97 आ जाएगा। अब यहाँ पर लंबाई हमको दी हुई है 8, तो लंबाई को रखेंगे 8 और चौड़ाई को दिया गया है 6, तो 6 रख दिया। तो 8 गुणे 6, 6 गुणे ऊंचाई मालूम नहीं, फिर ऊंचाई मालूम नहीं और लंबाई मालूम कितनी 8, ये हो जाएगा 97। तो ये 6 और ये 6h और 8h यानी कुल मिलाकर के कितना हो गया, ये हो गई 14h। और 97 इधर करेंगे, 8 6 48 होता है, 48 और 97 48 जा करके घट जाएगा। तो ये 48 घट जाएगा तो बचेगा हमारे पास कितना, 49 बचेगा। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 49/14 और 7 से काटेंगे तो 7 7 49 और 7 दूनी 14 यानी कि 7/2 आ गई है घनाभ की ऊंचाई। अब हमसे उसका आयतन पूछा है, तो आयतन का सूत्र आप जानते हैं क्या होता है घनाभ का, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई हमारे पास 8 है, चौड़ाई हमारे पास 6 है, ऊंचाई हमारे पास 7/2 है। इसको सॉल्व करेंगे 4 आ जाएगा, तो 4 6 24 हो जाएगा और 24 को 7 से गुणा करेंगे तो 24 गुणे 7 यानी आ जाएगा 7 चौको 28, 2 बचा, 7 दूनी 14, 2 16 यानी कितना आ गया, 168 मीटर क्यूब आ गया। तो विकल्प 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत प्रश्नों में आती है तो उसको आप कमेंट की बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, उस प्रश्न को हम अगले वाले सेशन में ज़रूर ले लेंगे। और आप इसी तरीके से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समलंब का क्षेत्रफल 105 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसका शीर्षलंब 7 सेंटीमीटर है। तो मैंने पहले ही कहा था इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए आपको सूत्र की आवश्यकता होती है। अगर सूत्र नहीं तो सवाल नहीं, तो ये आपको ध्यान में रख करके चलना होगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो सूत्र होता है, यहाँ पर जो एरिया का जो सूत्र होता है वो होता है 1/2। ये होता है दोनों जो समांतर भुजाएं हैं उनका योग और गुणे क्या होता है, ऊंचाई होता है। तो अब यहाँ पर 1/2 हो गया और एरिया हमको दिया हुआ है, एरिया कितना दिया है, 105 दिया हुआ है, ये हो गया। और ऊंचाई कितनी दी हुई, 7 दी हुई, और बचा कितना, एक भुजा दूसरी भुजा 6 अधिक है तो मैंने एक मान लिया x हो गई, दूसरी कितनी हो जाएगी, x + 6 हो जाएगी। तो इस प्रकार से अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे 7 से तो आ जाएगा 35 और यहाँ आ जाएगा x 6 2x और ये +6 हो जाएगा। अब ये 2 उधर जाएगा गुणे में तो 35 दूना से कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। घट करके बचेगा, ये बचेगा 64, घट करके कितना बचेगा, सॉरी ये यहाँ पर 15 बचा है, सॉरी 35 नहीं बल्कि 15, यहाँ पर कितना 15 बचा है। तो 15 दूना कितना हो जाएगा, 15 दूना ये हो जाएगा 30 और फिर 30 में से क्या करेंगे, 30 में से हम घटा देंगे, 30 में से घटा देंगे तो 30 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। 6 जा करके 2x की वैल्यू, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 बटे कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। हमसे बड़ी पूछा था तो एक को हमने क्या माना था, x को 12 माना था, दूसरी क्या होगी, इससे 6 ज़्यादा होगी तो कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। तो पहला वाला जो विकल्प है वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न ये भी आसान है लेकिन बस सूत्र याद हो तो हो जाएगा। आइए चलते नेक्स्ट। आधार की 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में है। पाई का मान यहाँ पर आपको ऑलरेडी दिया हुआ है कि क्या रखना है। तो पहले हमें लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो कितना होता है, 2 पाई
RH, और ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 94.2 दिया हुआ है। तो यहाँ से हमें निकालना है ऊंचाई को, क्योंकि ऊंचाई हमें बेलन के आयतन में ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हो गया 94.2 और पाई RH, 2 पाई R जो है उसके नीचे जाएगा तो 2 गया, पाई गया तो पाई का मान 3.14 रख दिया, और गया कितना R गया तो R की वैल्यू कितनी है 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इससे इसको काटेंगे 94, तो ये जाएगा भाई दशमलव से पहले क्या होगा, दशमलव हटेगा तो एक जीरो ऊपर लग जाएगा। 314 से 94 20 कटेगा तो आएगा 3 बार में तो 30 हो जाएगा, और यदि 10 से काटेंगे 30 को तो 10 हो जाएगा, और फिर जब 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, यानी H बराबर आ गया 5। अब हमें ये मिल गई है ऊंचाई। अब आयतन चाहिए, तो आयतन का जो फार्मूला होता है वो होता है पाई R² H, पाई R² H रख देंगे। तो पाई की वैल्यू 3.14 गुणे त्रिज्या हमारे पास 3 गुणे 3 हो जाएगी, और ऊंचाई हमने प्राप्त करी है 5। यहाँ पर गुणा करेंगे तो 3 त्रिक 9 हो जाएगा, और 9 से 3.14 को गुणा करेंगे तो 9 चौको 36 के 6 यहाँ चला 3, 9 3 हो जाएगा, 9 एकम 9, 9 3 12 के 2 हासिल आए 1 बचा, और 9 3 27 1 हो जाएगा 28। ये 2 अंक बाद दशमलव पीछे से लगा दिया, 5 हो गया। फिर गुणा करेंगे 5 छक्के 30, 3 बचा, 5 दूनी 10, 3 13, 1 बचा, 5 8 40, 1 हो जाएगा 41, 4 बचा, 5 दूनी 10, और ये 4 14, पीछे से 2 अंक बाद दशमलव तो हो गया 141.3। तो विकल्प जो दूसरा है वो हमारा सही आंसर आ रहा है। तो इस प्रकार से दूसरा हमारा सही हो जाएगा। तो अभी तक जो पीछे के सवाल हैं मेंसुरेशन के, उनमें तो केवल आपको फार्मूला लगाना है, आंसर प्राप्त कर लेना है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इसको आप देखेंगे तो इस सवाल को आप 2 प्रकार से कर सकते हैं। धैर्य रखिए और अच्छे समझिए, ताकि जब एग्ज़ाम में आए तो आप उसको कर जरूर लीजिए। तो यहाँ पर दिया गया कि अगर सब में सब कुछ जोड़ दिया जाए, भाई हमने बोला कि 14 12 34 और 30, अगर इसमें x जोड़ते हैं तो ये समानुपाती हो जाती हैं। मतलब कि ये 14 हो गया, इसमें x जोड़ दिया तो ये क्या हो गई, समानुपाती हो गई। तो जब इसमें x जोड़ दिया तो ये समानुपाती हो गई। फिर इनमें 34 में x जोड़ दिया, और उसके बाद क्या करा, 30 में भी x जोड़ दिया। तो आप देखेंगे कि कैसी हो गई थी, चारों समानुपाती हो गए। समानुपाती हो गए तो इन्हें सॉल्व करना पड़ता है। तो 14 प्लस x, ये नीचे आ जाएगा 12 प्लस x बराबर हो जाएगा 34 प्लस x बटे 30 प्लस x। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कितना आता है। तो ये आ जाएगा, मैं थोड़ा शॉर्ट में कर देता हूँ, तो x² आ जाएगा ये, और 14 और 30 ये आ जाएगा 44x, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 14 42, यानी आ जाएगा 420। इधर हो गया। अब इसको इधर करेंगे तो ये हो जाएगा x², और ये हो जाएगा 12 और 34, ये आ जाएगा 46x आ जाएगा, और 12 से गुणा करेंगे तो 12 चौको 48, 12 3 36, 4 आ जाएगा 40। यहाँ पर x² से x² कैंसिल आउट हो जाएगा। 46 में 44 घटेगा तो बचेगा 2x, और 408 उधर जाएगा, घट के बचेगा 12। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 6। हमने निकाली x की वैल्यू 6। अब 6 यहाँ पर रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो अंडर रूट कितने की मान ज्ञात करने की कहा गया, 6x + 9 की बात कही गई है। तो आप देखेंगे 12 छंगे 72, और 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। 81 का कितना आता है, 9। तो विकल्प 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा लंबा मेथड हो जाता है। भाई x का मान ही तो बताना है कि x का मान क्या होगा। तो x मालूम होगा तो हम बता लेंगे कि कितना होगा। तो इसका एक दूसरा तरीका ये है, आप समझिएगा। थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। अब देखिए, जैसे कि मैंने माना कि दूसरा विकल्प है, मैंने माना दूसरा है, तो इसको आप विकल्प से करिए। मान लेते हैं कि इसका मान कितना है, भाई 12x + 9 का मान ही तो आया है नीचे विकल्पों में। तो मैंने मान लिया कि अंडर रूट 12x + 9 का मान कितना है, 9 के बराबर है। तो स्क्वायर जाएगा उधर, तो 12x + 9 है, स्क्वायर जाएगा तो 9 का स्क्वायर कितना कर देगा, 81 कर देगा। और 81 कर देगा तो 12x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 कितना आ जाएगी, 72 आ जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
9 उधर जाएगा, 81 में घट करके 72 आएगा, और 72 12 छक्के 72, यानी कितना आ गया, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। तो एक्स की वैल्यू 6 आ गई। अब देख लेते हैं जो 6 आई है इसको रखने के बाद अनुपात समान होता है कि नहीं होता है। तो 14 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और इसके बाद 12 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। इसी प्रकार उसमें जोड़ेंगे 34 में तो ये 40 हो जाएगा, और इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा 36। अब रेशियो देख लीजिए बराबर है कि नहीं है। अब ऐसे भी तो 2 से काट के देख लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो 20/18 इधर, 20/18 इधर हो गया। तो इस प्रकार से भी आप इसको विकल्प से मान करके भी कर सकते थे, लेकिन आपकी जैसी मर्जी वैसे आप कर सकते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ए रेगुलर हेक्सागन हैज ओनली 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, ए रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 10 साइड्स हैज 10 लाइन ऑफ सिमेट्री। ये आपको इंग्लिश में दिया हुआ है और आगे आपको नेक्स्ट पेज पर हिंदी में दिया हुआ है। तो आप देखेंगे कि एक समषटभुज की केवल 4 सममित रेखाएं होती हैं। अब समषटभुज है तो उसमें कितनी होती हैं, 6 भुजाएं होंगी। तो आप ये चीज़ ध्यान करके नोट कर लीजिए पेन से, होता क्या है। अगर रेगुलर पॉलीगॉन है, अगर समषटभुज है यानी इसकी भुजाएं समान है, रेगुलर पॉलीगॉन है तो जिसमें जितनी भुजाएं होती हैं उसमें उतनी ही सममित रेखाएं होती हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी, नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री। और यहाँ पर क्या लिख देंगे, लिख देंगे नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड, यानी कि जितनी नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी जितने की उसमें साइड होंगी, यानी कि जितने रेगुलर पॉलीगॉन में भुजाएं होंगी उसमें उतनी ही सममित रेखाएं होती हैं। ये आप ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए। तो इसमें पहला वाला तो गलत हो जाएगा क्योंकि है 6 भुजाओं वाला और बोल दिया कि 4, तो ये तो गलत हो गया। अब 10 भुजाओं वाले एक समबहुभुज की 10 सममित रेखाएं, देखो दूसरा स्टेटमेंट दिया भी वही है जो हमने अभी बताया है। 10 भुजाएं थी समबहुभुज में, रेगुलर पॉलीगॉन में, तो उसमें सममित रेखाएं भी कितनी होंगी, 10 ही होंगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि एक वृत्त की कोई सममित रेखा नहीं होती। अरे भाई वृत्त में तो अनंत रेखाएं होती हैं सममित वाली। ये मान लिया हमारे पास क्या हो गया, वृत्त हो गया। अब कहीं से भी काटें, ये क्या होगा, सममित का मतलब क्या होगा कि समान रूप से दोनों भाग दिखाई दें। तो अब इस तरीके से काटेंगे, इधर से कर सकते हैं, इधर से कर सकते हैं, इधर से कर सकते हैं, इधर से कर सकते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है, वृत्त में, सर्कल में, इन सर्कल नंबर ऑफ सिमेट्री है कितनी, इन्फिनाइट। सर्कल में अनंत सममित रेखाएं होती हैं, इसको भी आप नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर ये वाला गलत हो गया, नहीं बोल दिया इसने, जबकि इसमें तो अनंत होती हैं सर्कल में। अब अगला बोल दिया कि एक कोण की 2 सममित रेखाएं होती हैं, 2 नहीं होती भैया, इसमें तो केवल कितनी होती, मान लीजिए जैसे क्या है, ये कोण हो गया। अब इसको कहाँ से, ऐसे करके यहाँ से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों क्या हो जाएंगे, समान दिखाई देने लग जाएंगे। तो किसी एक कोण में एक ही सममित रेखा होती है, इसको भी आप ध्यान रखिए। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और इसको आप ध्यान रखिएगा क्योंकि एक सममित से क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है। चाहे वो अक्षर में कह दे कि कितने हैं, 3-4 अक्षर दे देगा, या इस प्रकार समांतर समचतुर्भुज में कह देगा। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई द इक्वेशन। यहाँ पर हमें एक्स का मान ज्ञात करना है। जो नीचे समीकरण दी गई है 10x + 6 + 8x - 3 = 5 × 5x - 4, इसको भी सेटिस्फाई करे। और वही जो एक्स का मान हो, नीचे जो समीकरण दी गई इनमें से किसको संतुष्ट करता है उस समीकरण को भी हमें चुनना है। तो यहाँ पर हमें तो पहले एक्स का मान ही ज्ञात करना होगा, और इस सवाल को करने का कोई शॉर्ट ट्रिक हमारे पास नहीं है, क्योंकि ऐसे में पता नहीं कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी। ये तो बार बार हमें चेक करना पड़ेगा, तो चेक करने में हमें समय बहुत लगेगा, पता नहीं कौन सा चेक करके सही आए। तो इसको सॉल्व करने में हमारी भलाई है, और इसको हमें सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर 10x + 6 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x + 10 छक्के कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 8x - 8 × 24 हो जाएगा, बराबर 5 × 5 25, 25x - 5 चौको 20 हो गया। सॉल्व करेंगे 10x और 8x 18x, 18x उधर जा कर के 25 में से घट जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा 7x। उसके बाद इसको उधर जब भेजा, x वाले टर्म को उधर भेजे हैं,
तो वो जो अचर पद होंगे इधर आएंगे, तो 20 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो माइनस का क्या बचेगा, 4 बचेगा, और माइनस का 4 बचेगा जो इसमें घटेगा तो कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। और यहाँ से x की वैल्यू 7 8 56, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई सॉल्व करने पर। इसको आप अपने हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब यही x कमान ऊपर तो सेटिस्फाई कर दिया, लेकिन अब इसको नीचे रखना भाई विकल्पों में और बताना कि कौन सा इसको संतुष्ट करता है, ऊपर वाली समीकरण का दूसरा रूप कौन सा है नीचे विकल्पों में बताना है। तो यहाँ पर हम रख करके देख लेते हैं। जैसे पहले में रखेंगे तो पहला तो वैसे भी समान नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर 8 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आप देखेंगे 8 रखेंगे तो 3 में से घट जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 5, तो 50 25, इधर तो आ जाएगा 25, और जो इधर बराबर में करेंगे तो 5 5 रखेंगे कितना आएगा, 10 आएगा। तो पहला वाला तो विकल्प गलत हो गया। इसी प्रकार दूसरा देखेंगे, दूसरा वाले में देखेंगे तो 3 है और 8 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 3x है ना यहाँ पर, तो 8 3 24, और 24 में से 5 चला गया तो कितना बचा, 19 बचा, तो ये 19 बचा। और बराबर में कितना आ जाएगा, 5 रखेंगे तो 5 दूनी 10 11 आ जाएगा, जबकि ये 3 गुणे 19 और 11 बराबर हो ही नहीं सकता। दूसरा वाला विकल्प भी गलत हो गया, दूसरा वाला भी गलत हो गया। तो अब देखते हैं तीसरा हमारे पास दिया हुआ है 2x + 3 बराबर 5x माइनस का 5 और प्लस का 4। यहाँ पर रख करके देखेंगे इसका मान, तो इसका मान जब 8 रखेंगे यहाँ पर तो 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और 11 को 2 से गुणा करेंगे तो 22 आएगा। इधर देखेंगे 8 का मान रखेंगे तो 3 आएगा, तो 5 से गुणा करेंगे तो 5 से कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, और ये 15 और प्लस कितना हो जाएगा 4, यानी कितना आएगा 15 4 19 हो गया। यानी कि तीसरा वाला भी गलत है। जब तीसरा भी गलत हो गया तो चौथा अपने आप सही हो ही जाएगा, लेकिन फिर भी हम इसको चेक कर ले रहे हैं। 5 है और उसके बाद x का मान जब 8 रखेंगे तो x माइनस 5 है तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, बराबर कितना है देखो 2, x का मान रखेंगे 5 तो यहाँ पर बचेगा 5, 8 रखेंगे तो घट के, और ये यहाँ पर 5 आ गया। तो आप देखेंगे कि 5 3 15 इधर भी हो जाएगा, गुणा करेंगे, और इधर भी 5 दूनी 10 और 10 में 5 जोड़ेंगे 15, यानी कि जो चौथा वाला विकल्प है वही सही आंसर है। तो इस प्रकार से इसको चेक करना पड़ेगा। तो इस वाले सवाल में आपको अभी तक का सबसे टफेस्ट सवाल था इस सेट का। तो इस तरीके से कुछ सवाल आ जाते हैं जिनको हमें पूरा सॉल्व करना पड़ता है, उसमें किसी प्रकार की कोई ट्रिक लागू नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, यानी कि क्या घटाना इसमें से, यानी 11x माइनस 16y प्लस का 7a प्राप्त करने के लिए 5y माइनस का 13x माइनस का 8a में से क्या घटाना चाहिए। तो घटाने की बात कहेंगे किस में से घटाना है, घटाना है 5y में से, घटाना है 5y माइनस 13x माइनस का 8a में से घटाना है। क्या घटाना है, ऊपर वाली ही संख्या घटा देनी है। क्या घटाने की बात कही गई है, तो क्या घटाने की बात कही गई तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाली ही इसमें घटा देंगे, तभी तो हो सकता है ऐसा। तो यहाँ पर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आप देखेंगे कि 11x हो गया माइनस का 16y हो गया प्लस का 7a हो गया। भाई क्या घटाने की बात कही गई, तो मैंने मान लिया कि x घटाना है या a घटाना है, तो इस प्रकार से हम कर लेंगे। तो इस प्रकार से जब करेंगे तो आप देखेंगे कि केवल आपको पूरा घटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप कोई एक घटाइए आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने मान लिया कि ऊपर वाले यही घटाना है, तो ये 8a हो गया और ये 7a हो गया। तो इन दोनों को घटाएंगे तो देखेंगे कितना आ जाए, 15a आ रहा है, और 15 आप देखेंगे कि प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि घटाना इसमें से था, तो इसमें से घटाना था, तो मान लिया a घटाना था वो आ गया, तो अब a उधर जाएगा ये इधर आएगा, तो ये कितना आ जाएगा 8 7 15 किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। तो हमने केवल थोड़ा सा घटाया एक पद को, तो एक पद को घटाया तो माइनस का 15 देखेंगे तीसरे वाले विकल्प में है, तो तीसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा। तो इस प्रकार अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, सारे प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए हो, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों तक पहुंच सके और उसका बेनिफिट मिल सके। और एग्ज़ाम पास में है तो प्रिपरेशन करते रहें। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट की वीडियो में।